नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बारे में, जिसका दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए और भारत के लिए क्या मायने हैं। और बात करेंगे एर्थ पे कमीशन। जी हाँ, एर्थ पे कमीशन, जिसके बारे में सुनकर सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब की बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और तीसरी बात करेंगे देश के हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में, जिनका हम लोगों ने 150वां जन्मदिवस उनकी जयंती के अवसर पर मनाया, जिन्होंने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने, देशी राजे रजवाड़ों और रियासतों को भारत में विलय करने और भारत के मौजूदा स्वरूप को बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन सारे ही विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच अभिषेक सर हैं, जो इन तमाम विषयों पर अपनी राय रखेंगे। तो अभिषेक, सबसे पहले तो क्या अमेरिका और चीन के बीच कुछ बर्फ पिघली? क्या वाशिंगटन और बीजिंग के बीच की कुछ दूरी घटी? क्या विश्व को एक नया सकारात्मक संदेश मिला? बर्फ पिघली ये तो कहना बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि जिस दिन इन दोनों लोगों की मीटिंग होती है उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात की घोषणा भी करते हैं कि उन्होंने पेंटागन को ये कह दिया है कि अमेरिका और ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट करे, हाँ। और सिर्फ इसलिए ताकि वो रशिया और चाइना के न्यूक्लियर वेपन को काउंटर कर सके। हाँ, अभी रशिया ने एक बड़ा ज़बरदस्त हाँ, अपना न्यूक्लियर एसिड टेस्ट भी तो किया ये है। कहना बड़ा मुश्किल है कि बर्फ पिघली। हुँ, बर्फ तो नहीं पिघली, हाँ, ये ट्रंप को मजबूर जरूर होना पड़ा हुँ, शी जिनपिंग से बातचीत करने के लिए। हुँ, तो ये लगभग 6-7 साल के गैप के बाद दोनों लोगों का 1-to-1 मीट हुआ था हुँ, साउथ कोरिया में, बुसान में, एपेक की मीटिंग से हुँ, पहले। तो कहने का मतलब सर ये है कि यहाँ पर दरअसल जिस तरीके से ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ को लेकर के धमका रहे, डरा रहे, वो चाइना के साथ दाल उनकी गली नहीं। जो टैरिफ टेरर वो फैला रहे हैं, अ, और जिस तरीके से इमेजेस और विजुअल्स आए हैं हम्म जिनपिंग और ट्रम्प के मुलाकातों का, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि शी जिनपिंग ट्रम्प के ऊपर कम से कम विजुअल्स में ऐसा लगता हाँ, है कि वो डोमिनेट किए हैं। डोमिनेट किए और हाँ, वही रियल विनर भी रहे इस पूरी मीटिंग के। हाँ, ट्रंप ने कहा दैट बी शी जिनपिंग इज अ टफ नेगोशिएटर। वो तो मोदी जी तो से मोदी जी लेकर के लिए सबको 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 कहते माय डियर फ्रेंड और बहुत अच्छे लीडर, हैं सबको। पाकिस्तान के तो शहबाज शरीफ से उनको लेकर भी कह डाला। तो इसलिए अ ये तो ग्रेट लीडर, अ ट्रू फ्रेंड ऑफ हाँ माइन। हाँ, ये तो ट्रंप की एक हैबिट है। और ट्रंप मजबूरन मुलाकात किए सर, रेयर अर्थ मिनरल पर लिमिट लगा दी थी चाइना ने। और अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई को कंट्रोल कर लेगा और अमेरिका के तो सारे जो डीप टेक सब बंद, सब इंडस्ट्रीज हैं बंद, वो सब सारी इंडस्ट्रीज बंद। मिसाइल कहाँ से बनाएंगे? मिसाइल सब जगह तो सबमरीन। चिप लगी है, हाँ, सबमरीन टेक्नोलॉजी समझ, सारी स्पेस से लेकर के। बस। और 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल पे कंट्रोल इस समय चाइना का ही है। हम्म, तो और चाइना को क्या था? चाइना को सोयाबीन, चाइना ने कहा हम सोयाबीन आपसे खरीदते रहेंगे। हम्म, इसी पे ट्रम्प खुश हो गए। हाँ, सोयाबीन, सोयाबीन तो चाइना कहीं से भी खरीद हाँ, सकता है, कहीं से। कहीं लेकिन से खरीद ले। रेयर अर्थ कहाँ से रेयर लाओगे? अर्थ कहाँ से लाएंगे ट्रम्प? हम्म, तो वो बलूचिस्तान और ये वो हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम्म, लेकिन फाइनली चाइना का रेयर अर्थ मिनरल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, इसीलिए आप देखिए इस मीटिंग में ताइवान का मैटर नहीं उठा। ना, और ताइवान के राष्ट्रपति को अमेरिका जाना था, हाँ, उसको रोक दिया गया। हाँ, अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया। हाँ, ये सारे रिलैक्सेशंस दिखाते हैं कि एक्चुअली में फ्रंट सीट पर शी जिनपिंग ही बैठे हैं। हाँ। और अमेरिका ने टैरिफ भी बहुत कम कर कम दिया कर है। दिया, हाँ, 20% से 10% उन्होंने फेनेटल जो टैरिफ था उसको कम किया है कम उन्होंने। कर दिया। तो अल्टीमेटली जो आपने प्रश्न पूछा भारत के लिए क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ एक चीज़ तो है कि ट्रंप ने इंडिया के कंपैरिजन में चीन को ज़्यादा तरजीह दी है। तरजीह दी है, प्रायोरिटी दी है। हम्म, हमारे ऊपर टैरिफ अभी भी लगे हुए हैं। हम्म, हालांकि इंडिया और अमेरिका ने सर 10 इयर्स डिफेंस डील साइन की है, हम्म, तो ये एक पॉजिटिव नोट है इंडिया अमेरिका रिलेशन पर। लेकिन ट्रेड वॉर में वो चाइना ही जीतता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका ने। नहीं, अब आज अमेरिका की वो उस तरीके दादागिरी या वो हेजेमनी वाली बात नहीं रही रह नहीं। गए। हाँ, और इसमें देखिए सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने यूज किया, G2, हम्म,
ग्रुप ऑफ टू, हम्म, ये G2 लेट 2000 में उठा था, हाँ, जिसमें चाइना और अमेरिका अमेरिका की बात है। की बात है। हाँ, और G2 पर उन्होंने फिर जोर दिया कि हाँ। G2 को फिर से रिविजिट किया जाए, फिर से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब और शी चाइना, जिनपिंग ने ये भी कहा कि मेक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा हाँ जो है हाँ, वो बिना चाइना के पूरा नहीं पूरा हो नहीं हो सकता। सकता। तो उनके लिए मांगा है, तो चाइना के लिए चाइना फर्स्ट है। चाइना फर्स्ट है। तो कुल मिला के सर मीटिंग का जो टोटल कंक्लूजन वो तो सर यही है कि ट्रम्प चाहे जो कहें हम्म, कि हम जीत गए, हम्म, जीता तो शी जिनपिंग ही। हम्म। ये इस मीटिंग का कंक्लूजन निकला। मैं तुमसे हार कर दुनिया से जीत जाऊंगा, हाँ मगर ये हार तुम्हें उम्र भर हाँ सताएगी। हाँ हाँ हाँ। तो और ये हार के, ट्रम्प यही कहेंगे अब। और हम भी कहेंगे कि हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते बाजीगर हैं। कहते हैं। तो अब बताइए, ये 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी हाँ है। हाँ, तो बहुत जस्टिस रंजना देसाई हाँ, उसकी अध्यक्ष बन गई जी हैं। जी जी, और जो अखबारों में खबरें आई हैं उस हिसाब से आपकी अच्छी खासी अच्छी खासी, हाँ बढ़ोतरी होने वाली हाँ, है। लगभग 3 टाइम्स। क्या है अब तक जो इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं, या एर्थ पे कमीशन को आप जी, किस तरीके से देखते हैं? नहीं सर, ये तो बट नेचुरल सी बात है, हर 10 साल पर पे कमीशन तो रिवाइज होता ही होता है इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो 7th पे कमीशन था, अब 8th पे कमीशन आएगा। तो 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया है। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, 50 लाख सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकारी केंद्र कर्मचारी, के, और जो पेंशन होल्डर्स हैं उनके लिए खुशी की बात है। उनकी संख्या पेंशन हाँ, मतलब सर्विस करने वालों से ज्यादा ज़्यादा है। है, हाँ, अब 60 प्लस है। हाँ, तो कहने का मतलब ये हर आदमी चाहता है माता लक्ष्मी जितनी आए उतना ही अच्छा है। हाँ। किसको बुरा लगेगा वेतन बढ़ता बढ़ना, हुआ? हाँ। हर आदमी चाहता है सैलरी हमारी बढ़े। तो गवर्नमेंट ने एक बार जीएसटी का दिया, दिवाली के टाइम पर जीएसटी कम कर दी। हम्म, अब गवर्नमेंट आपको बढ़ी हुई सैलरी दे रही है हम्म। कि हम सैलरी बढ़ा देंगे, 26 से ही गवर्नमेंट हाँ, कह 1 रही है। जनवरी 2026 हाँ, से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हम्म, और 18 महीनों में इनको टोटल अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट देनी, देनी, बट गवर्नमेंट ने कहा हम इम्प्लीमेंट करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेट्रोस्पेक्टिव। दे देंगे। और तो अच्छी बात है हम्म। भाई, इन्फ्लेशन इससे के मुझे लगता है साथ इकोनॉमी भी इकोनॉमी, बूस्ट करेगी। पैसा आएगा सर तो डिमांड बढ़ेगी, हम्म। उससे फिर इकोनॉमी को फायदा ही होगा। लेकिन अब ये है कि कितना बढ़ेगी। लेकिन उसका असर प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे मोटे जी जी सेक्टर्स जी, में काम करने हाँ वाले लोग हैं, फिर वहां पर भी देखिए जैसे 7th पे कमीशन जी आया, जी। तो उसका प्राइवेट सेक्टर पर तो लोगों को बहुत फायदा नहीं हुआ है। प्राइवेट सेक्टर सर इस तरीके से रिवाइज नहीं करते हैं ना अपना हम्म, वेतन। हम्म, जो उनकी सैलरी का रिवीजन होता है वो दूसरी तरीके से होता है। हम्म, और प्राइवेट जॉब तो वैसे ही सर इस समय इंडिया में बहुत मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। हम्म। अच्छे अच्छे एआई के आ जाने से आप देखिए पूरे बीटेक वीटेक वाले जो हैं या एंट्री लेवल की सारी जॉब्स तो खत्म ही सब होती जा खत्म रही हैं। होती जा रही हैं। और जो हैं भी सर उनकी सैलरी बहुत खराब है। हम्म, तो किस तरीके से अब गवर्नमेंट सेक्टर, इसीलिए लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जाना चाहते हैं। हम्म, गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों इतनी डिमांड है? हम्म, यही रीज़न है हम्म। सैलरी का, कि वहाँ सैलरी है गवर्नमेंट हाँ, प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी में, है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, है। और आपकी जो भी सैलरी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, हाँ, और हर बार बढ़ती भी रहेगी, हर बढ़ती साल रहेगी। इंक्रीमेंट भी मिलेगा, हाँ, प्रमोशन भी प्रमोशन मिलेगा, भी मिलेगा। और काम आप चाहे करिए चाहे ना चाहे ना करिए, करिए। लेकिन आपको उतना तो मिलना ही मिलना है। तो अब ये देखिए कि कितना बढ़ती है। फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा ये वो क्या फिटमेंट। होता है फिटमेंट फैक्टर? ये एक सर एक मल्टीप्लायर होता है जिससे हम अपने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम्म, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। हम्म, और जो टीम होती है सर स्पेशलिस्ट की, वही सजेस्ट करते हैं कितना हमको रखना है। हम्म, अब की बार ये उम्मीद है कि ये 2.86 तक जा सकता है। हम्म, तो 2.57 से 2.86 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी बेसिक सैलरी बढ़ गई। हम्म, बेसिक से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो किसी की तनख्वाह 20,000 रुपए है, उसको 2.86 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना उसका बेसिक हो गया। हम्म। अब उसमें और चीज़ें जोड़ लीजिए जो हाँ, भी फिर है, HRA TA सब सब DA सब सब बढ़ता सब जोड़ जाएगा। लीजिए, टोटल आपका वेतन बढ़ा। तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, प्लस ओवरऑल पब्लिक के लिए भी अच्छा ही है, हाँ, पब्लिक बिल्कुल खुश होगी भाई। बिल्कुल ठीक। सैलरी बढ़ना तो अच्छा ही लगता है। सरदार पटेल हमारे देश के लौह पुरुष, उन्होंने जो काम किया, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद शायद नेहरू जी के विराट व्यक्तित्व के कारण, या एक लंबे समय तक उनके प्रधानमंत्री रहने के कारण, या जो उनकी एक बहुत आकर्षक छवि थी, उसमें कहीं न कहीं सरदार पटेल को जो इतिहास में सम्मान या हाँ स्थान हाँ, मिलना वो चाहिए नहीं था, मिला, वो नहीं वो मिला। नहीं मिला। जो अब मौजूदा सरकार हाँ, ने 14 के बाद से जो है। उनको और उनके योगदान को, जी उनके जी जी, कार्यों को जिस तरीके से अब
जनता के सामने, आम लोगों के सामने रखा जा रखा रहा जा रहा है, या जो एक उनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, शायद अब हो रहा है। हाँ, और इसमें कोई दो राय कोई नहीं दो है राय नहीं, सही कह रहे हैं आप। कि सरदार पटेल ने, देखिए 1947 में देश आज़ाद जी, हुआ जी, और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। केवल 3 साल, जी, 3 साल वो आज़ादी के बाद जीवित रहे, लेकिन 500 से ज़्यादा राजे रजवाड़े रियासतों को मिलाकर हाँ, एक कर दिया। सही बात और है। भारत का जो मौजूदा राजनीतिक एकीकरण हुआ है, जी, जी। वो बिना सरदार पटेल के संभव नहीं था। आप कैसे सरदार पटेल को, उनकी भूमिका को, उनके योगदान को किस रूप में देखते हैं, और कैसे इस महान राष्ट्रभक्त को, राष्ट्र के सपूत को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उनका स्मरण हाँ, करते हैं? बिल्कुल बात आप सही कह रहे कृतज्ञ हैं। राष्ट्र उनका स्मरण करता है। हर 140 करोड़ जनता सब उनके प्रति प्रति जो है वो ऋणी है। अगर आज ये देश एक है, अखंडित है, सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द ग्रेट यूनिफायर। आपने बिल्कुल सही जो शुरुआत की सर आपने, ये देश बाल्कनाइजेशन के दौर पे था, एकदम एकदम टूटने का कगार पे था। अंग्रेज कह के गए थे आज़ादी के बाद भारत टूट जाएगा, टूट जाए, ऑलरेडी टूट गए ही थे टूट गए। धर्म के नहीं, वो आधार तो पे। वो उन्होंने जो माउंटबेटन प्लान जी, डिक्लेयर किया जी, जी, 3 जून जी, 1947 को, और कहा कि देशी राजे रजवाड़े रियासतें चाहे भारत में मिल जाएं, चाहे जी, जी, पाकिस्तान में मिल जी, जाएं, चाहे अलग देश और मुल्क हो जाएं, तो एक तरीके से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए, हाँ, बल्कि 500 से ज्यादा टुकड़ों में हाँ, बांटने की साजिश भी कर कर दी दी, थी। और सब जा ही रहे थे। कोई भी राजपाट, छोटा से छोटा हाँ, रियासत का राजा क्यों अपनी सत्ता खुद खत्म करना करना चाहेगा? चाहेगा। हाँ, तो कोई कह रहा हम स्वतंत्र रहेंगे, हाँ, कोई बिल्कुल। कह रहा पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कोई कह रहा भारत के साथ जाएंगे। लेकिन पटेल साहब ने जिस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके इस देश को एक किया सर, वो शायद कोई और कर भी ना कर भी नहीं पाता। सकता। मैं समझता हूँ इतिहास में वो अद्वितीय है और उसकी कोई दूसरी कोई मिसाल दूसरा नहीं। अगर गांधी ने इस देश को एक किया आजादी की लड़ाई में, तो पटेल ने इस देश को आजादी के बाद एक किया। और इस देश के वास्तविक शिल्पकार तो पटेल ही हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया। बिल्कुल, वरना आज हम बट चुके होते। बढ़ चुके हो। इतने रियासतें जो थी वो सब आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज के फॉर्म में होती। बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामाख्या से द्वारका तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत एक राजनीतिक इकाई जी, के रूप जी, में जी, मौजूद है। जी। तो इसका बहुत बड़ा केवल श्रेय पटेल साहब, या एकमात्र श्रेय हाँ, उन्हीं को जाएगा ही, उन्हीं सरदार को। पटेल को है। और ये बात भी आपने सही कही कि हिस्ट्री में बिगिनिंग में उनको उतना इम्पोर्टेंस मिला नहीं। 14 के बाद गवर्नमेंट ने देना शुरू किया, भाई यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया। अब हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे के फॉर्म में। उनका 150th 150th था, 150th बर्थडे बर्थडे, और जयंती मनाई बहुत जाती है। ग्रैंड स्केल पर इसको गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया सर। एकदम 26 जनवरी के लेवल पे लेके गए, परेड वरेड निकली, झांकियां निकली, सारे आर्म्ड फोर्सेस ने परेड निकाली। तो एक सल्यूट था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बिल्कुल ठीक और बात है। गुजरात के पुत्र को। नहीं, कृतज्ञ राष्ट्र को अपने ऐसे महापुरुषों और देश के सपूतों का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र अपने वीरों का, अपने सपूतों का सम्मान नहीं करते, फिर वे राष्ट्र भी ऐसे सपूतों को जन्म देना बंद कर देते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक, जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।